रोबोट होता क्या है, ठीक है। और रोबोट पहली बात तो चेक भाषा का शब्द है, ठीक है, चेक रिपब्लिक। और ये कौन सा शब्द है, तो ये बना है रोबोटा शब्द से, ठीक है। और रोबोटा शब्द का मतलब क्या होता है चेक भाषा में, इसका मतलब होता है परिश्रमी मजदूर या बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो किस शब्द से बना है, तो रोबोटा शब्द से बना है, ठीक है। इसका प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था, तो चेक रिपब्लिक के ही एक लेखक थे, ठीक है, चेक के ही एक लेखक थे, इनका नाम था कारेल कापेक, ठीक है। इनका क्या नाम था, कारेल कापेक। और इन्होंने 1920 में, सन 1920 में अपने एक नाटक में जिसका नाम था RUR, ठीक है, इसमें रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है, पहली बार रोबोट शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। और इसके वास्तविक आविष्कारक कौन माने जाते हैं, इन्होंने तो कारेल कापेक ने पहली बार इसको रोबोट का नाम दिया था, लेकिन इसके वास्तविक आविष्कारक कारेल कापेक के भाई थे ये, इनका नाम था जोसेफ कापेक। इनका क्या नाम था, जोसेफ कापेक। इन्होंने इसका वास्तविक रूप में आविष्कार किया था, किसका, तो रोबोट का, ठीक है। अब रोबोटिक्स क्या है, ठीक है, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं इसको भी हमने रोबोटिक्स नाम दिया है। तो रोबोटिक्स कहते किसको है, तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की वह शाखा, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की वह शाखा जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग का अध्ययन करती है। किसका किसका, डिजाइन का, निर्माण का, संचालन का और उपयोग का अध्ययन करती है जो शाखा, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम रोबोटिक्स, ठीक है। आई होप मेन चीजें आप समझ गए होंगे। पहली बार रोबोट शब्द का उपयोग तो कारेल कापेक ने 1920 में अपने नाटक RUR में किया था। उसके बाद इसका वास्तविक आविष्कार किसने किया था, तो इन्हीं के भाई थे जिनका नाम था जोसेफ कापेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रोबोटिक्स के जनक कौन है और इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। रोबोटिक्स के जनक और इतिहास के बारे में अध्ययन करना है हमको। तो रोबोटिक्स के जनक किसको कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है कि रोबोटिक्स के जनक किसको बोलता है, किसको बोलते हैं, तो जोसेफ एंजेलबर्ग को। एंजेल बर्गर इनका पूरा नाम है, जोसेफ एंजेल बर्गर को क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स का फादर या रोबोटिक्स का जनक या रोबोटिक्स का पिता, आप कुछ भी कह सकते हो, इनको बोला जाता है, ठीक है। अब ऑटोमेशन के जनक कौन थे, ऑटोमेशन के जनक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता था, इनका नाम था जॉर्ज सी डेवोल, जॉर्ज सी डेवोल, ठीक है। ये क्या थे, तो ऑटोमेशन के जनक। अगर आपसे पूछेगा रोबोटिक्स के जनक तो जोसेफ एंजेल बर्गर, अगर आपसे पूछता है ऑटोमेशन के जनक तो आप क्या नाम दोगे, तो जॉर्ज सी डोवेल का नाम दोगे, ठीक है। 1950 के दशक में इन दोनों ने मिलकर क्या किया, दुनिया का पहला औद्योगिक रोबोट बनाया जिसका क्या नाम था, यूनीमीट, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो यूनीमीट था। पहला औद्योगिक रोबोट अगर आपसे पूछा जाएगा कब बना था, तो आप बताओगे सन 1950 में। किन्होंने मिलकर बनाया था, तो इन दोनों लोगों ने, जोसेफ एंजेल बर्गर ने और आपके जॉर्ज सी डेवोल ने मिलकर बनाया था। इसका क्या नाम था, इसका नाम था आपका यूनीमेट, यूनीमेट पहला औद्योगिक रोबोट था ये। फिर 1973 में वासेदा विश्वविद्यालय है, कहाँ पे है, तो जापान में है। तो क्या हुआ था 1973 में आपके वासेदा विश्वविद्यालय या वासेदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि दुनिया का पहला पूर्ण रूप से ह्यूमनाइड रोबोट बनाया गया था। दुनिया का पहला पूर्ण ह्यूमनाइड रोबोट बनाया गया था जिसका क्या नाम था, तो वाबेट वाबेट वन, वाबेट वन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाबेट वन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाबेट वन क्या था, तो आपका पहला ह्यूमनाइड रोबोट था सॉरी। और इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था आपको 1973 ईस्वी में, कहाँ पे, तो जापान का एक विश्वविद्यालय है जिसको हम वासेदा के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, रोबोट बन तो गया, ठीक है, लेकिन रोबोट से जैसे दुनिया भर में बहुत सारी बातें होती हैं कि रोबोट अगर बन जाएगा, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी है कि अगर रोबोट मेल फंक्शन कर दे, वो अपने हिसाब से काम करने लगे या मानवता को नुकसान पहुंचाने लगे, तब क्या करेंगे। तो इसकी वजह से रोबोटिक्स के कुछ नियम बनाए गए, ठीक है, इसकी वजह से रोबोटिक के कुछ नियम बनाए गए। और मशहूर विज्ञान कथा लेखक आइजैक आसिमोव ने रोबोटिक शब्द गढ़ा था और रोबोट के लिए 3 नियम भी दिए थे, ठीक है। रोबोटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो आइजैक आसिमोव ने गढ़ा था और इन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या हो जाता है आपका, पहला नियम की बात करें हम, तो रोबोट किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोट क्या करेगा, किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
ठीक है, नुकसान क्या करेगा, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहला नियम ये था। सबसे पहला नियम क्या था कि रोबोट चाहे जो भी कार्य करे वह अपने कार्यों से किसी मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, फिर इसका दूसरा नियम क्या बनता है, इसका दूसरा नियम बनता है रोबोट हमेशा मनुष्य की आज्ञा का पालन करेगा। रोबोट क्या है, हमेशा मनुष्य की आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन इसमें एक शर्त लगी थी कि वह प्रथम नियम को न तोड़े। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रोबोट है, मैंने आज्ञा दी कि जाओ इस अगले इंसान को मार दो, तो ये क्या हुआ, मानवता को क्षति पहुंचाने वाली बात हो गई या मानव को क्षति पहुंचाने वाली बात हो गई, तो ये रोबोट नहीं फॉलो करेगा, लेकिन वो मेरे हर उस आदेश को मानेगा जिससे मानवता को कोई क्षति ना पहुंचे। फिर तीसरा नियम क्या आया, तीसरा नियम आया रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा, लेकिन कैसे, इसकी भी एक शर्त थी कि वह प्रथम और द्वितीय नियम को तोड़े बिना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रोबोट है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले में क्या रोबोट मुझसे लड़ाई कर सकता है, नहीं, वो अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है लेकिन मुझे क्षति पहुंचाए बिना, क्योंकि एक मैं मानव हूं, तो मैं, वह क्या काम करेगा, वह मानवता को नुकसान पहुंचाए बिना सारा काम करेगा। ठीक है, तो रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा तो करेगा लेकिन प्रथम और द्वितीय नियम को तोड़े बिना, यानी मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना या मानवता को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जीरोथ लॉ की। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ क्या था आपका, जीरोथ लॉ था कि रोबोट किसी भी परिस्थिति में मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सबसे क्या, ये क्या था, ये जीरोथ लॉ है। ठीक है, कि रोबोट कोई भी परिस्थिति आ जाए, रोबोट कभी भी मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आई होप आपको रोबोटिक्स के नियम समझ में आ गए होंगे। 3 नियम थे और उसके बाद एक नियम और था जीरोथ। ठीक है, तो चारों नियम आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं कि रोबोट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट की बात कर लें। ठीक है, रोबोट में क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, कैसे रोबोट बनता है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, कंट्रोलर आता है, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को, कंट्रोलर को ही रोबोट का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन भी कहते हैं। यह किसका बना होता है, तो यह सिलिकॉन चिप का बना होता है, जो सेंसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर क्या करता है, रोबोट को कार्य करने का निर्देश देता है। सेंसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर रोबोट को काम करने का निर्देश देता है क्या, तो कंट्रोलर, और इसी को रोबोट का क्या कहा जाता है, ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पावर सोर्स की। ठीक है, रोबोट को चलने के लिए भाई पावर सोर्स की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, रोबोट को ऊर्जा देने के लिए किसका यूज होता है, तो पावर सोर्स का, ये भी इसका कंपोनेंट है। या तो बैटरी से चलेगा रोबोट, या तो सोलर ऊर्जा आदि से चलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स, इसको क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। ध्यान दीजिए, पावर सोर्स को ही रोबोट की आत्मा कहा जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर बिना आत्मा के नहीं चलता है, जैसे हम अपना पढ़ते हैं कि हमारे एक आत्मा है, अगर मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल गई तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरीके से रोबोट में लेकिन माना नहीं जाता है, रोबोट के पास एक्चुअल पावर सोर्स से आत्मा होती है, और उसको क्या बोलते हैं, बैटरी या सोलर ऊर्जा बोलते हैं, और आदि तरह की जो भी इसको क्या प्रदान कर रहा हो, ऊर्जा प्रदान कर रहा हो चलने के लिए। फिर हम बात करेंगे एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स क्या होते हैं हमारे, ये रोबोट की मांसपेशियां हैं। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक गति में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में बदलते हैं, ताकि रोबोट क्या कर सके, मूव कर सके या मूवमेंट कर सके। जैसे क्या, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लगी होती है। फिर हम बात करें सेंसर की। सेंसर को रोबोट का आंख या कान कहा जाता है, आंख व कान कहा जाता है। ठीक है, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये क्या करते हैं, वातावरण से प्राप्त जानकारी को ये ग्रहण करते हैं, और इनका दृष्टि, ध्वनि, तापमान, स्पर्श आदि को, ठीक है, ये क्या है, इनके आंख व कान है। आई होप कंपोनेंट्स आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं रोबोट के घटक कौन कौन से होते हैं और गतिशीलता, और भी कुछ रोबोट के कंपोनेंट्स है, इनकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है, एंड इफेक्टर। ठीक है, क्या आता है, एंड इफेक्टर, इसको ही हाथ बोलते हैं रोबोट का। ठीक है, रोबोट के हाथ को क्या बोला जाता है, तो एंड इफेक्टर बोला जाता है। और ये वस्तुओं को उठाने का काम करते हैं, या वस्तु को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, जो भी कर रहा हो। फिर उसके बाद क्या आता है, मैनिपुलेटर। ठीक है, मैनिपुलेटर क्या हो गए, इनकी बाजुएं, इनकी बाजुओं को क्या बोला जाता है, रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर, और रोबोट के बाजुओं को क्या बोला जाता है, मैनिपुलेटर। इसको रोबोट की भुजा या बाह कहा जाता है। ठीक है, भुजा या बाह कहा जाता है। फिर आता है वर्क एनवलप।
एक शब्द क्या है, वर्क एनवलप। और वर्क एनवलप क्या होता है कि वह क्षेत्र, वह स्पेस या वह जगह या वह आयतन जहां तक रोबोट अपनी भुजाओं को पहुंचा सकता है या जिस भी दूरी तक रोबोट काम कर सकता है, रोबोट अपनी भुजाओं या उपकरणों के साथ पहुंच सकता है या कार्य कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रोबोट का वर्क एनवलप या रोबोट का क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही रोबोट हूँ, मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ तो मैं यहीं तक की चीजों को छू सकता हूँ या उठा सकता हूँ या पकड़ सकता हूँ, कि ये मेरा क्या हो गया, मैं जहां तक अपना हाथ फैला सकता हूँ इन्हीं क्षेत्रों में मैं अपने हाथ से काम कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, रोबोट का वर्क एनवलप हो जाता है या कार्य क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें डीओएफ की। डीओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब रोबोट के चल जोड़ों मतलब जॉइंट्स, जहां से रोबोट अपनी बाह को, पैर को मोड़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं या चल जोड़े बोलते हैं। ठीक है, इसको, वो जितने ही आपके रोबोट के पास चल जोड़े होंगे उतनी ही क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होगी। और जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 6 के बराबर होगा, उन रोबोटों को क्या कहा जाता है, सबसे कुशल या सबसे उन्नत रोबोट माना जाता है। ठीक है, सबसे कुशल या सबसे उन्नत रोबोट माना जाता है जिनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो, 6 हो। ठीक, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, निर्माण के आधार पर रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। अब निर्माण के आधार पर रोबोट की बात कर लें तो पहला आता है ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट क्या है, मनुष्य की तरह दिखने और कार्य करने वाले रोबोट, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोफिया ले लो, व्योम मित्र ले लो, ये सब मनुष्य की तरह दिखते हैं और मनुष्य की तरह कार्य भी करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो ह्यूमनाइड रोबोट बोलते हैं। फिर आगे बात करें हम ऑटोनोमस रोबोट की, ऐसे रोबोट जो अपने आसपास के वातावरण को समझकर बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं, खुद से कार्य कर सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त रोबोट बोलते हैं। ठीक है, फिर आप अब बात करें टेली ऑपरेटेड रोबोट की, तो ये आपके रिमोट से कंट्रोल होने वाले रोबोट्स हैं, मानव द्वारा रिमोट से नियंत्रित किए जाने वाले रोबोट, जैसे ड्रोन, पनडुब्बी आदि क्या हो गया आपका, टेली ऑपरेटेड रोबोट हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑगमेंटेटिव रोबोट की। ऑगमेंटेटिव रोबोट मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाले रोबोट, जैसे प्रोस्थेसिस बोलते हैं, प्रोस्थेसिस इसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम अंग। जैसे मान लीजिए किसी का पैर कट गया है या किसी का हाथ कट गया है तो उसकी जगह पे प्रोस्थेटिक हैंड लगता है या प्रोस्थेटिक पैर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेटिव रोबोट, जो मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसका कटा है उसके पास भी रहे, मान लीजिए कोई ऐसा भी रोबोट है जो आपके पास हाथ होते हुए भी आपके हाथ की क्षमता को अगर बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो भी क्या है, आपका ऑगमेंटेटिव रोबोट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं आकार और गतिशीलता के आधार पर। आकार और गतिशीलता के आधार पर रोबोट कैसे होते हैं, पहले तो बात करते हैं नैनो रोबोट की। जब आकार की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये सबसे छोटे रोबोट होते हैं, ये 10 की पावर -9 मीटर के स्तर पर कार्य करने में सक्षम रोबोट है। और इनका यूज कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा चिकित्सा या ट्यूमर में उपयोगी होता है। जितने छोटे होंगे उतनी आसानी से मनुष्य शरीर के अंदर जाके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, या ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, नैनो रोबोट बोलते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। फिर आते हैं आपके स्वार्म रोबोट। ये क्या होते हैं, चींटियों और मधुमक्खियों की तरह सामूहिक रूप से कार्य करने वाले छोटे रोबोट्स हैं। फिर गतिशीलता क्या होती है, पहिए वाले रोबोट। ठीक है, पहिए वाले रोबोट जिनके पास पहिया हो या पैर हो। ठीक है, और पैर पैर जिसके पास रोबोट जिस रोबोट के पास पैर होता है उसका एक उदाहरण एसिमो है, ASIMO। फिर तैरने वाले रोबोट या स्विमिंग रोबोट्स, इनको AUV कहा जाता है। और उड़ने वाले रोबोट्स को क्या बोला जाता है, UAV या ड्रोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भारत में रोबोटिक्स। अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान क्या क्या है, तो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस एंड रोबोट, इसकी स्थापना कब हुई थी, सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है CAIR की स्थापना कब हुई या CAIR का मुख्यालय क्या है और यह किसकी शाखा है, तो यह शाखा है आपकी DRDO की। ठीक है, यह किसकी शाखा है, तो DRDO की। फिर आता है आपका RSI, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 2011 में। फिर आपका आता है AICRA, यानी AICRA मतलब ऑल इंडिया
काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है सन 2014 में। यह क्या करता है? यह मानकों का निर्धारण करता है, और किसके मानकों का निर्धारण करता है? तो रोबोट्स के, ठीक है। फिर भारत में, ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपका, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोबोटिक्स का विकास दर 2019 से लेके 2024 तक लगभग कितना रहा है? 14% वार्षिकी, यानी 14% प्रति वर्ष रहा है, ठीक है। किसका? तो रोबोट्स का विकास दर, रोबोटिक्स का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगली हेडिंग है क्या आपकी? डीआरडीओ और प्रमुख भारतीय रोबोट, ठीक है। बात करते हैं दक्ष की। ये हमारा क्या है? एक रोबोट है जिसका क्या नाम है? दक्ष है। यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक चालित या विद्युत चालित रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट है। यह रिमोट से चलाया जा सकता है, ठीक है, और पूर्ण रूप से बिजली से चलता है। यह क्या करता है? बम विस्फोट का पता लगाने और नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। दक्ष को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया। जैसे कहीं पर बम मिल जाता था तो ह्यूमन टीम वहां जाती थी उसको चेक करने, ठीक है, इसमें बहुत खतरा रहता है। तो डीआरडीओ ने एक ड्रोन विकसित किया दक्ष, जो दूर से जाके पता लगाएगा कि हाँ बम है कि नहीं, या उसको डिफ्यूज करने में किसका काम लिया जाएगा? तो दक्ष का काम लिया जाएगा। इसको बनाया किसने है? इसको डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको। फिर आप बात करो चतुर्बोट। चतुर्बोट क्या है? CAIR और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। CAIR कहाँ है? तो बेंगलोर में है। CAIR और डीआरडीओ ने मिलकर इस रोबोट को विकसित किया था। यह क्या काम करता है? दृश्य सेंसर वाला रोबोट है, किसी चीज का पता लगाने या देखने का काम करता है। फिर आपका आता है ऑरा, ठीक है। यह डीआरडीओ द्वारा यह भी विकसित है, और ये मानव रहित लड़ाकू विमान है। मानव रहित लड़ाकू विमान का क्या मतलब होता है? कि एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसमें पायलट की मौजूदगी ना हो, यानी ह्यूमन पायलट की मौजूदगी ना हो, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। भारत के अन्य प्रमुख रिपोर्ट, व्योम मित्र की बात करें तो व्योम मित्र को बनाया है इसरो ने। पूछ सकता है डायरेक्ट कि व्योम मित्र को किसने बनाया? तो इसरो ने। दक्ष को किसने बनाया? तो डीआरडीओ ने। तो ये सारे डाटा आप याद रखिएगा ना। इसरो द्वारा गगनयान मिशन जब हो रहा था, तो गगनयान मिशन के साथ एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट, आधा मानव जैसा रोबोट बनाया था इन्होंने, और ये महिला रोबोट थी। इसका क्या नाम था? इसका नाम था व्योममित्र। अब प्रज्ञान की बात करें तो इसको भी इसरो ने, और इसको कहाँ? तो चंद्रयान मिशन पर भेजा था, ठीक है। और ये 6 पहियों वाला रोवर था, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। इसको किसने विकसित किया था? तो इसरो ने। ब्रावो की बात कर ले तो ये भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है, ठीक है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये सारे रोबोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे रोबोट क्या है आपके? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ड्रोन भीम। ड्रोन भीम को किसने बनाया है? तो ड्रोन भीम को बनाया IIT खड़गपुर ने। और ये क्या करता है? स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है ये, ठीक है। ये क्या है? सुपर पावर ड्रोन है, स्वदेशी है, ठीक है, पूरी तरीके से भारत में बना है। इसको किसने बनाया है? तो IIT खड़गपुर ने विकसित किया था इसको, ठीक है। आइए भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अन्य प्रमुख रोबोट्स की बात कर लेते हैं भारत के ही। एक है मानव। ये क्या है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट है, ठीक है। इसको 3D प्रिंट के जरिए बनाया गया था, पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट है ये। उसके बाद अब बात करें रोबोकॉप की। विश्व का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट कहाँ बना था? दुबई में। भारत के केरल में केपी बॉट के रूप में। भारत के केरल में सबसे पहले कौन? तो केपी बॉट। और अगर पूरी दुनिया की बात करें पुलिस के रूप में कौन सा रोबोट यूज हुआ है? तो रोबोकॉप। ये कहाँ? तो दुबई में। और भारत में तो केपी बॉट, ठीक है। फिर रश्मि की बात करें, तो ये दुनिया की पहली हिंदी, भोजपुरी और मराठी बोलने वाली लिप सिंकिंग ह्यूमनाइड रोबोट है, ठीक है। लिप सिंकिंग ह्यूमनाइड रोबोट है। आप कुछ बोलोगे हिंदी में तो वो भी बोलेगी, भोजपुरी में बोलोगे भोजपुरी में बोलोगी, मराठी में बोलोगे तो मराठी में बोलोगी। इसका क्या नाम है? तो रश्मि नाम है। फिर लक्ष्मी की बात कर ले। लक्ष्मी की सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, सिटी यूनियन बैंक। और ये कहा? तो कुंभकोणम द्वारा कहा स्थापित भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन है? तो लक्ष्मी है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट पूछ ले तो लक्ष्मी। और किस बैंक द्वारा? तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं हम विश्व के प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ठीक है, अभी तक भारत की बात कर रहे थे, अब हम विश्व की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, तो सोफिया है। हैंसन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित किया गया है इसको। किस कंपनी ने निर्मित किया है इसको, तो हैंसन रोबोटिक्स ने निर्मित किया है। ठीक है, कब, तो अक्टूबर 2017 में। और कौन से देश से, तो सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब ने इसे नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता पाने वाली यह पहली रोबोट है। नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट कौन है, तो सोफिया है। फिर हम बात करते हैं अमेरिका की। यूके की कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट्स द्वारा 2021 में विकसित दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट किसको माना जाता है, तो अमेरिका को माना जाता है। लेकिन अभी हम सोफिया को ही मानते हैं। ठीक है, इसको इतनी मान्यता प्राप्त अभी नहीं, इसको इतनी मान्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जा रहा है। एटलस, एटलस कहाँ था, तो बोस्टन डायनेमिक्स द्वारा विकसित किया गया है ये। और ये बैक फ्लिप कर लेता है, जटिल युद्धाभ्यास करने में भी सक्षम है। कौन, तो एटलस। ठीक है, अमेरिका के बारे में अध्ययन किया हमने, एटलस के बारे में हमने सोफिया पे देखा। फिर हम बात करते हैं एसीमो को। ठीक है, इसको बनाया है होंडा कंपनी द्वारा विकसित एक बेहद उन्नत क्या है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट है। कौन, तो असीमो आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष और चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, अंतरिक्ष, स्पेस और मेडिकल के फील्ड में रोबोट्स कौन कौन से हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर क्या था, एक रोबोट था आपका, ये मंगल ग्रह के लिए भेजा था। और फेडोर क्या था, ये रूस का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, फिर किरोबो की बात करें तो ये जापान का पहला अंतरिक्ष रोबोट था। कौन, तो किरोबो। ठीक है, फिर अब बात करें चिकित्सा की, तो द विंची सर्जिकल सिस्टम। द विंची सर्जिकल सिस्टम क्या है, तो ये क्या है, तो रोबोटिक सर्जरी करने में उपयोग होता है। भारत में पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ हुई थी, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ हुई थी, तो एम्स दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी, तो सन 2010 और 11 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रोबोटिक्स में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियां। ठीक है, अब इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है क्या, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि एसीमो का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ठीक है, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी किसका फुल फॉर्म हो गया, तो असीमो का। फिर आपसे स्कारा की बात करें या CARA लिख दे आपसे, तो ये क्या होता है आपका, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ठीक है, क्या, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। इसका क्या काम होता है, पिक एंड प्लेस कार्यों के लिए। ठीक है, उठा के कहीं रखने के कार्यों के लिए। ठीक है, फिर पूमा की बात करें, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया पूमा का, ठीक है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। एसीमो क्या था आपका, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। स्कारा क्या था, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। उसके बाद पूमा हो गया आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और ZMP का क्या फुल फॉर्म होता है, जीरो मोमेंट पॉइंट। जीरो मोमेंट पॉइंट रोबोट का संतुलन बनाए रखने की तकनीक है ये। ठीक है, रोबोट का संतुलन बनाए रखने की तकनीक है, ताकि रोबोट गिरे न कार्य करते। इसको क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंट पॉइंट। ठीक है, फिर बात करें और शब्दावलियों की बात कर लें। यूएवी क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, ड्रोन को बोला जाता है, यूएवी भी बोला जाता है ड्रोन को, क्योंकि इसमें कोई आदमी नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। फिर कोबॉट की बात करें, इसका फुल फॉर्म है कोलाबोरेशन रोबोट, सॉरी, कोलाबोरेटिव रोबोट। कोलाबोरेटिव रोबोट मनुष्य के सहयोग के लिए। ठीक है, कोलाबोरेटिव रोबोट का यूज कहाँ किया जाता है, तो मनुष्यों को सहयोग के लिए किया जाता है। फिर बात करें PLC, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PLC का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। फिर VAL की बात करें तो वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। VAL का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और ये कहाँ यूज होती है ये वाली लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज यूज होती है रोबोट्स के प्रोग्रामिंग में। ठीक है, IFR, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। IFR का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां इसका मुख्यालय है जर्मनी में। ठीक है, आइयो अब हम बात करते हैं साइबरनेटिक्स की। ठीक है, साइबरनेटिक्स क्या होता है,
पहले तो बात कर लेते हैं साइबरनेटिक्स के जनक क्या होते हैं, कौन थे, तो नॉर्बर्ट वीनर। ठीक है, नॉर्बर्ट वीनर क्या थे, तो साइबरनेटिक्स के क्या थे, ये जनक थे। अर्थ क्या होता है, मानव और मशीन के बीच संचार और नियंत्रण का अध्ययन। ठीक है, मानव और मशीन के बीच क्या, संचार का और नियंत्रण का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह नर्वस सिस्टम और मशीनी कंट्रोल सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब आपका सोचने समझने की जो क्षमता है, इससे इसका संबंध कहाँ से स्थापित करेगा, तो मशीनी कंट्रोल से। इसको क्या बोला जाता है, साइबरनेटिक्स। ठीक है, जैसे कृत्रिम अंगों का मस्तिष्क से नियंत्रण। ठीक है, मान लीजिए आपकी आर्म लगी है, ठीक है, आर्म यानी भुजा यानी हाथ लगाया आपका कोई रोबोट है। ठीक है, और ऐसा क्या है कि जैसे आप कुछ सोचते हो कि मेरा हाथ ये पानी का ग्लास उठा ले, तो वो आपका रोबोट से मतलब या हाथ से, क्या बोलते हैं उसको, जो रोबोट वाला हाथ है वो आपका अपने आप जाए और पानी का ग्लास उठा ले, आपने मन में सोचा और उसने वो काम किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका साइबरनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे भारत में रोबोटिक्स की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। माइलस्टोन्स ऑफ रोबोटिक्स इन इंडिया, तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल क्या है आपका, तो ये भारत का पहला एआई संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, एंटी एंटी ड्रोन सिस्टम है, और इसको बनाया किसने है, तो ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है ये। ठीक है, इंद्रजाल। ट्रैफिक रोबोट, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि एमपी की ही बात हो रही है यहाँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का पहला ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट लगाया गया है। ठीक है, पहला ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट कहाँ लगाया गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। अब रोबोटिक वेधशाला की बात कर लें, तो देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो उज्जैन में स्थापित कर दी गई है ये। ठीक है, कहाँ स्थापित की गई है, तो उज्जैन में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, बात करें तेलंगाना की, तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख रोबोटिक्स कंपनियां कौन कौन सी हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बोस्टन डायनेमिक्स, ठीक है, एटलस और रोबोट डॉग बनाने वाली अमेरिकी कंपनी। ठीक है, एटलस और रोबोट डॉग, आपने देखा होगा मैच वगैरह, आईपीएल वगैरह जब चलता रहता है तो उसमें एक डॉग आता है ना रोबोट का, तो ये सब बनाने का काम कौन करती है, तो बोस्टन डायनेमिक्स करती है। फिर हैंसन रोबोटिक्स की बात करें, तो हैंसन रोबोटिक्स ने किसको डेवलप किया था, तो सोफिया रोबोट का निर्माण किया था। ठीक है, भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं जो रोबोट्स बनाती हैं, इसमें आता है आपका परी रोबोटिक्स, ये कहाँ है, तो पुणे में है। फिर आपका आता है क्या, ग्रिड बॉट्स, ये कहाँ है आपका, तो अहमदाबाद में है। फिर आपका आता है स्वायत्त रोबोट्स, ये कहाँ है, तो भोपाल में। फिर ग्रे ऑरेंज, ये कहाँ है, तो गुड़गांव में। एसीमोव कहाँ है आपका, तो कोची। ठीक है, ये सब सारी कंपनियां हैं, इनको याद रखिएगा। परी रोबोटिक्स तो पुणे में, ग्रिड बॉट्स कहाँ, तो अहमदाबाद में। स्वायत्त रोबोट कहाँ, तो भोपाल में। ग्रे ऑरेंज की बात करें तो गुरुग्राम या गुड़गांव में। एसीमोव की बात करें तो कोची। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम कि रोबोटिक्स के लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो रोबोटिक्स के फायदे क्या क्या है। पहली चीज तो सटीकता और दक्षता आती है, बिना थके और लगातार त्रुटि रहित कार्य करना। ठीक है, बिना थके और बिना गलती किए लगातार कार्य करना किसका किसका गुण है, तो रोबोटिक्स का गुण है या रोबोट्स का गुण है। उसके बाद आते हैं, ये खतरनाक कार्य कर सकते हैं, जैसे बम निरोधक दक्ष। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट है ये। परमाणु रिएक्टरों की सफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। गहरे समुद्र में खनन आदि, जहां मानव जीवन को खतरा हो वहां ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म सर्जरी, ठीक है, में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है किसने, तो रोबोटिक्स ने। तो ये क्या हो गया, रोबोटिक्स के लाभ हो गए मेन मेन। ठीक, फिर बात करें तो रोबोटिक्स से चुनौतियां भी। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो पहली चीज तो सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ेगा, रोजगार पर। ठीक है, अगर हर जगह ऑटोमेशन हो गया या स्वचालन हो गया तो क्या होगा, आपके बहुत सारे जो मजदूर काम करते हैं उनको क्या रोजगार में दिक्कत आएगी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नौकरियों की कमी हो सकती है।
ठीक है, सुरक्षा और हैकिंग, रोबोट्स को हैक करके उसका गलत या खतरनाक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। फिर तीसरा आता है लागत, रोबोटिक सिस्टम को स्थापित करने और उनके रख रखाव की लागत बहुत अधिक होती है, ये भी इसका एक वीक पॉइंट है। फिर आता है आपका भावनाओं का अभाव, ठीक है, ये इमोशनलेस होते हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत इसका क्या है, हो गया एक डिसएडवांटेज हो गया। रोबोट्स में मानवीय संवेदनाओं का पूर्ण अभाव होता है। ये चुनौतियां या डिसएडवांटेजेस हो गई किसकी, तो रोबोट्स की, ठीक है। ठीक, आई होप थ्योरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं, एमसीक्यूज करते हैं और देखते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई की है और कितना जरूरी चीजें सीखी हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, पहला है कि रोबोट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो यहाँ ऑप्शन 2 बार लिख दिया गया है। सबसे पहले किसने किया था, कारेल कापिक ने, ठीक है, अपने नाटक RUR के जरिए, ठीक है, अपने नाटक RUR के आर में इन्होंने सर्वप्रथम रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया था और ये कहाँ के थे, तो ये चेक राज्य के थे, ठीक है। फिर बात करते हैं रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अभी हमने बात की रोबोट के हाथों को क्या बोलते हैं, तो एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर, रोबोट के हाथों क्या बोलते हैं, तो एंड इफेक्टर बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है इस्कारा, रोबोट का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, इस्कारा रूप इसका क्या है, विस्तृत रूप, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, सेलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिफिशियल असेंबली रोबोट आर्म, ठीक है, कहाँ लिखा है आपका, सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, ये कहाँ लिखा है आपका, ये सस्टेनेबल लिखा है ना, सस्टेनेबल नहीं, तो ये क्या होता है आपका, सिलेक्टिव होता है, तो जहां सिलेक्टिव लिखा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका सही हो गया, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, किसका फुल फॉर्म है, तो इस्कारा का, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR का संस्थान कहाँ स्थित है, तो हमने बात की थी, तो ये कहाँ स्थित है आपका, तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। उसके बाद बात करें DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण जो बम विस्फोटक का पता लगाने में सक्षम है, तो हमने बात की थी ना, दक्ष नाम का रोबोट बनाया है DRDO ने, किस नाम का, तो दक्ष नाम का, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर हम आगे बात करें तो भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रेवो का डिजाइन एवं निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो किस कंपनी द्वारा किया गया था, हमने बात की थी ना, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के द्वारा डेवलप किया गया था, क्या, पहला औद्योगिक रोबोट, और इसका नाम क्या है, तो ब्रावो नाम है, ठीक है। आगे बात करें फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है, ये भी हम पढ़ के आए हैं, फादर ऑफ रोबोटिक्स बोलते हैं जोसेफ एंजल बर्गर को, ठीक है, जोसेफ एंजल बर्गर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रोबोटिक्स बोला जाता है। फिर क्या है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है आपका, तो ये है आपका ICICI, तो कौन है, तो ICICI बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रथम ह्यूमनॉइड या मानव सदृश रोबोट का नाम क्या है, विश्व के प्रथम, तो अगर विश्व की प्रथम बात करें तो वाबेट 1 है, और इसको कहाँ बनाया गया था, तो वासेदा विश्वविद्यालय है आपका, वासेदा विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है, तो ये है आपका जापान में, ठीक है, कहाँ है, तो जापान में, वासेदा विश्वविद्यालय जापान के द्वारा निर्मित किया गया था। फिर बात करें मानव सदृश दिखने वाले वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक उन्नत या बुद्धिमान रोबोट कौन सा है, ठीक है, तो अगर देखिए अमेका और सोफिया दोनों ऑप्शन में है, तो आप सोफिया को टिक करिएगा, ठीक है, लेकिन अमेका को सबसे उन्नत माना गया है अभी, लेकिन इसको इतनी प्रामाणिकता अभी मिली नहीं है, ठीक है, तो सोफिया आपका क्या हो गया, सही हो गया, यहाँ आंसर डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला पहला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट क्या था, तो ये था व्योममित्र, और ये महिला था, ठीक है, इसको महिला रोबोट थी ये, हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट, इसका नाम क्या था, तो व्योममित्र था। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन सा है,
तो ये कौन सा है, तो लक्ष्मी नाम है। बैंकिंग, पहला बैंकिंग रोबोट कौन है, तो आपका लक्ष्मी है, और इसको सिटी बैंक ने इंस्टॉल कराया है ना अपने यहाँ। कौन, किसने, तो सिटी बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोबोट प्रोग्रामिंग वी भाषा, रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा वीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी हमने बात की थी, ये होता है वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। तो वेरिएबल, वर्सटाइल वर्सटाइल वर्सटाइल, वेरिएबल एक ही जगह है, देख लीजिए पूरा क्या लिखा है, तो वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। वीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। अब कह रहा है देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही उज्जैन में स्थापित की गई है। कौन सी, देश की पहली रोबोटिक वेधशाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन है हमारा, इसका क्या नाम है, भीम नाम है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। फिर हम बात करें असीमो रोबोट का फुल फॉर्म क्या है। असीमो रोबोट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म था एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, ठीक है। किस ऑप्शन में, एडवांस्ड, ठीक है। देखिएगा एडवांस भी लिख देता है आपका, एडवांस भी लिख देता है, और लेकिन सही चीज क्या है आपकी, एडवांस्ड, ठीक है, ईडी लगा है लास्ट में, तो ये एडवांस गलत हो गया, एडवांस गलत हो गया। ये क्या है आपका, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, ये असीमो का फुल फॉर्म हो गया। फिर बात करें साइबरनेटिक्स क्या है, तो दो मशीनों के बीच संचार का अध्ययन नहीं, दो मनुष्यों के बीच संचार का अध्ययन नहीं, मानव और मशीन के बीच संचार के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो साइबरनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। साइबरनेटिक्स मानव और मशीनों के बीच। रोबोटिक्स के संदर्भ में ZMP का क्या अर्थ है, ZMP का क्या अर्थ है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ZMP का फुल फॉर्म क्या होता है, जीरो मोमेंट पॉइंट, ठीक है, जीरो मोमेंट पॉइंट है ZMP का। और ये किस ऑप्शन में है, जीरो मीन पॉइंट नहीं, जीरो मूवमेंट पॉइंट, मूवमेंट नहीं होता है, मोमेंट होता है, ठीक है, जीरो मोमेंट पॉइंट, मूवमेंट नहीं, जीरो मोमेंट पॉइंट। तो ऑप्शन डी सही हो गया आपका। फिर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश द्वारा एक रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान की गई है। हमने बात किया था अभी, दुबई द्वारा, ठीक है, सऊदी अरब द्वारा किसको, तो सोफिया को नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है। ये नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट भी है। भारत में पहली बार किस स्थान पर रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश के, कहा, तो इंदौर में। पहले ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र स्पेस को का क्या नाम है, जहां वह कार्य करता है। तो अभी हमने बात की थी वर्क एनवलप की, ठीक है, कि वह क्षेत्र जहां रोबोट काम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो वर्क एनवलप बोलते हैं। फिर बात करें विश्व रोबोट दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रोबोट दिवस याद रखिएगा 2 जुलाई, यानी 2 जुलाई को क्या बनाया जाता है, विश्व रोबोट दिवस मनाया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट के घटक में शामिल नहीं है। कंट्रोलर होता है, शामिल होता है बिल्कुल, सेंसर भी होता है, एक्चुएटर्स भी होते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन क्या सही आंसर हो गया। क्यों,